साथियों, जैसा कि बात करते हैं, आप सभी लोग जानते हैं कि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा चुका है। आखिर वो कौन-कौन से कारण हैं, किसके वजह से मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ? साथ ही साथ हम ये जानेंगे कि आखिर राष्ट्रपति शासन को कितने समय तक लगाया जा सकता है किसी राज्य में और किन वजहों से एक तरह से या किसकी सिफारिश पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन को लागू किया जाता है। तो दोस्तों, जैसा कि बात करते हैं, मेरा नाम है प्रवीण और आप सभी लोग जानते हैं कि मेरे दो चैनल हैं, एक टेट वाली क्लास और दूसरी बात करते हैं शशि आईएएस एकेडमी। दोनों ही चैनल पर यह वीडियो अपलोड होगी, किसी भी चैनल पर आप सभी लोग देख सकते हैं। और खास तौर पर मैं ये कहना चाहूंगा, जिस चैनल पर आप इस वीडियो को देखेंगे, आप उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि अगर आप देखते हैं तो इसी तरह की वीडियो मैं आप सभी लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। बहुत जल्द आप देखेंगे तो बहुत सारी वीडियोज मैं शेयर करूंगा, वो भी आपके एग्जाम के लिहाज से ही नहीं महत्वपूर्ण होंगी, बल्कि आपकी जानकारी के लिए भी वो महत्वपूर्ण होंगी साथियों वीडियोज। तो आइए प्रारंभ करते हैं, बिना किसी और बात की चर्चा करते हुए सीधा आते हैं अपने टॉपिक पर और यह जानने का प्रयास करते हैं मणिपुर के बारे में। क्यों अशांत है मणिपुर? आप सभी लोग जानते हैं कि अभी पिछले कुछ समय में, यानी कि पिछले साल की बात करते हैं, आप लोगों ने देखा था कि एक महिला को एक तरह से नग्न करके परेड कराया गया था, जो कि सबसे कह सकते हैं निंदनीय घटना के साथ। आखिर क्यों हमारे राज्य की सरकारें अर्थात हमारे देश की सरकारें क्यों कंट्रोल नहीं कर पा रही हैं? क्यों एक तरह से वहां पर अच्छे से व्यवस्थाएं नहीं बना पा रही हैं? लोगों को क्यों नहीं समझा पा रहे हैं, जिसकी वजह से ऐसी घटनाएं हो रही हैं? आप सोचिए कि इस देश को आजाद हुए ना जाने कितने साल बीत गए। लगभग अगर आप देखते हैं तो 75 साल से ऊपर हो गए इस देश को आजाद हुए, लेकिन आज भी अगर देखा जाए तो हमारे देश की कानून व्यवस्था उतनी बेहतर नहीं है जितनी बेहतर हम चाहते हैं, अर्थात जिसकी हम अपेक्षा करते हैं। आज भी अगर देखा जाए तो हमारे देश में बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं, दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही हैं और देश की सरकारें कहीं ना कहीं एक तरह से ऐसी घटनाओं को रोकने में एक तरह से असफल हो रही हैं। मेरा मानना है कि मेरे हमारे देश को क्या करना चाहिए या हमारे देश की सरकारों को क्या करना चाहिए, बिल्कुल सख्त और सही कदम उठाना चाहिए और इस देश के लिए एक ऐसा कानून लाना चाहिए जहां जिस तरह की जरूरत हो और उस कानून को इतनी सख्ती से पालन किया जाए कि किसी भी तरह के हमारे देश में कोई भी घटनाएं ना हो, किसी भी तरह के कोई वारदात ना हो साथियों, ठीक है, और किसी भी तरह से कोई क्षेत्र अशांत न रहे। आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं, बाकी की बातें हम करेंगे किसी और दिन। जैसा कि बात करते हैं, सबसे पहले आइए हम जानते हैं मणिपुर के बारे में। जैसा कि बात करते हैं, अगर आप मैप में देखना चाहते हैं साथियों, तो ये रहा हमारा प्यारा मणिपुर साथियों। ये है मणिपुर की बात करते हैं और मणिपुर की बात करते हैं साथियों, तो इसके साथ 7 राज्य लगे हुए हैं जिन्हें 7 सिस्टर का भी दर्जा दिया जाता है। और ये जो मणिपुर है, म्यांमार के साथ अगर आप देखते हैं तो बॉर्डर शेयर करता है। किसके साथ साथियों बॉर्डर शेयर करता है? तो म्यांमार के साथ क्या होता है कि ये बॉर्डर शेयर करता है। आइए जान लेते हैं कि वे कौन कौन से 7 राज्य हैं जिन्हें 7 सिस्टर के रूप में भी जाना जाता है साथियों। सबसे पहली बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं और दूसरी बात करते हैं साथियों नागालैंड की और तीसरी बात करते हैं मणिपुर की बात करते हैं और चौथा राज्य हमारा हो जाता है मिजोरम और पांचवें राज्य की बात करते हैं साथियों तो त्रिपुरा हो जाता है। फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे तो छठे नंबर पर मेघालय और 7वें नंबर की बात करते हैं साथियों तो असम हो जाता है। ये 7 राज्य हैं जो कि एक तरह से पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थित है। इन्हें 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है और इन 7 सिस्टर में से एक सिस्टर के साथ प्रॉब्लम हो रही है साथियों, और वो सिस्टर कौन सी है जिसके साथ प्रॉब्लम है, जहां पर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया है, वो है हमारा प्यारा मणिपुर की बात करते हैं। आइए इसके बारे में और भी अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करते हैं और विस्तार पूर्वक एक एक चीजों को समझते हैं। जैसा कि बात करते हैं, मणिपुर भारत के पूर्वोत्तर राज्य में स्थित है साथियों, जो कि आप लोगों ने देख ही लिया। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को 7 सिस्टर्स या 7 बहनें भी कहा जाता है साथियों, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। मणिपुर की सीमा अगर आप देखते हैं तो म्यांमार से लगती है साथियों, तो इस बात को भी याद रखिएगा। मणिपुर की सीमा किसके साथ लगती है? तो म्यांमार के साथ, जो कि एक अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है साथियों।
यहाँ पर अगर आप अनुमानित जनसंख्या देखेंगे तो लगभग लगभग 33 लाख लोग यहाँ पर रहते हैं साथियों। तो ऐसे में अगर आप देखते हैं तो मणिपुर में 33 लाख लोग लगभग आसपास रहते हैं साथियों, और जिसमें से आधे से अधिक मैतेई समुदाय के लोग निवास करते हैं, और जबकि 43% अगर आप देखते हैं तो कुकी और नागा समुदाय के लोग यहाँ पर निवास करते हैं। और इन्हीं लोगों के बीच में आपस में लड़ाइयां हैं साथियों, जिसकी वजह से अगर आप देखते हैं तो आज मणिपुर अशांत क्षेत्र बन चुका है, और मणिपुर में इतनी सारी समस्याएं हो रही हैं, और यही वो कारण है कि इन्हीं सब लोगों के आपस में लड़ाई की वजह से अगर आप देखते हैं तो इस देश इस राज्य में एक तरह से राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है साथियों। ठीक है, जैसा कि बात करते हैं जो कि प्रमुख अल्पसंख्यक जनजातियां मानी जाती हैं, तो आप सभी लोग याद रखिएगा कि यहाँ की एक तरह से अल्पसंख्यक कौन सी जनजाति है, तो कुकी और नागा समुदाय की बात करते हैं, या कुकी और नागा जनजाति की बात करते हैं। देखिए, अल्पसंख्यक किन्हें कहा जाता है? जिनकी जनसंख्या कम होती है उन्हें क्या कहा जाता है? अल्पसंख्यक कहा जाता है। जिनकी जनसंख्या ज्यादा होती है उन्हें बहुसंख्यक कहा जाता है। जैसे कि अगर यहाँ पर आप देखते हैं तो मैतेई समुदाय के लोग, मैतेई समुदाय की बात करते हैं, इनकी जनसंख्या ज्यादा है साथियों, और इन्हें बहुसंख्यक माना गया है। इनकी जनसंख्या कम है, इन्हें क्या माना गया है? अल्पसंख्यक माना गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, मणिपुर में अगर आप सरकार देखते हैं तो किसकी चल रही है साथियों? बीजेपी यानी कि भाजपा का शासन है यहाँ पर। और मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है? बीरेन सिंह, एन बीरेन सिंह की बात करते हैं, जो कि मैतेई समुदाय से ही आते हैं साथियों। ठीक है, अभी हम जानेंगे इनके बारे में, क्या नाम है, बीरेन सिंह जी के बारे में। आइए आगे की चीजों को और बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। आखिर कौन सी वो वजह है जिसकी वजह से मणिपुर में एक तरह से हिंसाएं हो रही हैं साथियों? आइए हम जान लेते हैं। जैसा कि बात करते हैं, यहाँ पर दो प्रमुख समुदाय है साथियों। एक तो पहली बात करते हैं मैतेई समुदाय की बात करते हैं, एक तो पहली बात करते हैं साथियों मैतेई समुदाय है, और दूसरी बात करते हैं कुकी या नागा समुदाय की बात करते हैं साथियों। जैसा कि बात करते हैं, इनकी जनसंख्या कम होने की वजह से इन्हें अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा कि इन्हें अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है, अर्थात माइनॉरिटी का दर्जा दिया गया है साथियों। और जिसकी वजह से अगर आप देखते हैं, ये माइनॉरिटी होने की वजह से इन्हें एसटी का दर्जा दिया गया है, अर्थात इन्हें शेड्यूल्ड ट्राइब्स में रखा गया है। और आप सभी लोग जानते हैं कि जिसे भी हमारे देश में शेड्यूल्ड ट्राइब्स में रखा जाता है उसके लिए बहुत सारी छूट होती है, जैसे कि शिक्षा की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, और तमाम जगहों पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं इनके लिए बहुत सारी चीजें की एक तरह से छूट होती है साथियों। और यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो मेन लड़ाई क्या है? यही लड़ाई है कि जैसे कि ये जो मैतेई समुदाय के लोग है ना, ये भी कह रहे हैं कि हमें एसटी का दर्जा दिया जाए। मतलब इनकी डिमांड है कि हमें भी शेड्यूल्ड ट्राइब्स में रखा जाए, क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो हम भी इन्हीं के जैसे हैं साथियों। और जिसकी वजह से क्या है कि ये लोग इनका विरोध कर रहे हैं कि नहीं, इनको एक तरह से शेड्यूल्ड ट्राइब्स का दर्जा ना दिया जाए, क्योंकि अगर इन्हें इन्हें शेड्यूल्ड ट्राइब्स का दर्जा दिया जाता है तो एक तरह से अगर आप देखते हैं तो इससे सरकार और समाज पर इनका प्रभाव बढ़ जाएगा, और भी ज्यादा ये मजबूत हो जाएंगे साथियों। ऐसा कौन कह रहा है? कुकी और नागा समुदाय के लोग कह रहे हैं, जिससे उन्हें जमीन खरीदने या मुख्य रूप से कुकी क्षेत्रों में बसने की अनुमति मिल जाएगी साथियों। तो इसके वजह से अगर आप देखते हैं तो इस समुदाय के लोग काफी ज्यादा विरोध कर रहे हैं कि एक तरह से अगर आप देखें तो मैतेई समुदाय को किसी भी तरह से एसटी का दर्जा ना दिया जाए साथियों। बस यही मूल कारण है। एक तरह से अगर आप देखते हैं तो मणिपुर में जो घटनाएं हो रही हैं, और इसी की वजह से अगर आप देखते हैं तो सरकार वहां पर एक तरह से सरकार चलाने में एक तरह से विफल हो चुकी है साथियों। और जिसकी वजह से अगर आप देखते हैं तो करंट की न्यूज ये है कि मणिपुर में बीरेन सिंह जो है, इन्हें रविवार को एक तरह से सीएम पद से क्या करना पड़ा? इस्तीफा देना पड़ा, क्योंकि ये बेहतर तरीके से अपने राज्य को संचालित नहीं कर पा रहे थे, अर्थात वहां की शासन प्रशासन व्यवस्था को बेहतर ढंग से नहीं चला पा रहे थे, और जिसकी वजह से इन्हें त्याग पत्र देना पड़ा साथियों। सीएम के इस्तीफे के बाद माना जा रहा था कि पार्टी सर्वसम्मति से सीएम उम्मीदवार नहीं ढूंढ पाई, और ऐसे में राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाना निश्चित हो गया साथियों। और इसी की वजह से अगर आप देखते हैं तो मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। अब देखिए, राष्ट्रपति शासन को जो लागू किया जाता है, किस अनुच्छेद के तहत लागू किया जाता है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा
कि राष्ट्रपति शासन जो लागू किया जाता है साथियों अनुच्छेद 356 के तहत। तो आप सभी लोग याद रखेंगे कि राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत लागू किया जाता है। और ऐसे में अगर आप देखते हैं तो किसकी सिफारिश से राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है, तो राज्य के राज्यपाल की सिफारिश के आधार पर। किसके सिफारिश के आधार पर साथियों, तो राज्यपाल की बात करते हैं। तो उस राज्य के राज्यपाल की सिफारिश पर क्या हुआ है एक तरह से राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा कि किसी भी राज्य में, चाहे वो जैसे मणिपुर है, मणिपुर में तो आप जानते ही हैं, या हम किसी भी राज्य की बात करते हैं, अगर कोई राज्य सरकार संविधान के अनुसार काम नहीं करती है और जिससे राज्यपाल को लगता है कि भैया यहाँ कुछ भी बढ़िया नहीं चल रहा है, तो वे सीधा राष्ट्रपति के एक रिपोर्ट देते हैं कि यहाँ पर कुछ भी बेहतर ढंग से नहीं चल पा रहा है, अर्थात यहाँ पर कुछ भी बेहतर ढंग से नहीं हो रहा है, संविधान के अनुसार तो कोई काम नहीं हो रहा है। उसी तरह से अगर आप देखते हैं तो मणिपुर की बात करते हैं, तो मणिपुर के राज्यपाल ने राष्ट्रपति महोदय के एक रिपोर्ट सौंपा कि भैया यहाँ संविधान के अनुसार कोई काम नहीं हो रहा है। तो राष्ट्रपति महोदय ने कहा अच्छा ऐसी बात है, अभी हम बताते हैं। तब तक यहाँ पर क्या हो चुका था कि जो यहाँ के मुख्यमंत्री थे साथियों, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो फिर क्या हुआ, राष्ट्रपति महोदय ने क्या किया, एक तरह से उस राज्य में यानी कि मणिपुर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया साथियों। आइए जान लेते हैं राष्ट्रपति शासन लागू होने से राज्यों पर क्या एक तरह से प्रभाव पड़ता है। तो आइए समझ लेते हैं। देखिए, राष्ट्रपति शासन लागू होने से राज्य सरकार के सभी कार्यों को प्रभावी ढंग से केंद्र सरकार को दिया जाता है, अर्थात कह सकते हैं कि राज्य सरकार की सारी शक्तियां एक तरह से राष्ट्रपति या कह सकते हैं केंद्र सरकार के हाथ में आ जाती है साथियों। तो याद रखिएगा किसके हाथ में आ जाते हैं साथियों, केंद्र सरकार के हाथ में आ जाते हैं। पूरा का पूरा शासन प्रशासन किसके हाथ में आ जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में आ जाता है। हाँ, हालांकि अगर देखा जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्वयं ना चलाकर वो किसे सौंप देती है, राज्यपाल को सौंप देती है कि भैया तुम राज्य को चलाओ बेहतर तरीके से, जब तक कि यहाँ पर स्थिति ठीक ठाक नहीं हो जाती है साथियों। और उसके बाद अगर आप देखते हैं तो वहां की विधानमंडल, जैसे मणिपुर की बात करते हैं, तो आप जानते हैं कि हर राज्य में क्या है कि विधानमंडल है, अर्थात विधानसभा है साथियों। तो वहां पर उस राज्य को जितने भी राज्य हैं सभी राज्यों में क्या है, विधानमंडल है। तो इन्हें हर एक राज्य को कहा गया है कि संसद की तरह वे भी अपने राज्य के लिए कानून बना सकते हैं। तो जैसे कि बात करते हैं मणिपुर की बात करते हैं, तो मणिपुर के विधानमंडल के कार्यों को किसे सौंप दिया गया है साथियों, संसद को सौंप दिया गया है कि अब मणिपुर के लिए कोई भी कानून बनाना होगा तो संसद बनाएगी, अर्थात देश की पार्लियामेंट बनाएगी। इसको एक बार आपको समझाता हूं, देखिए ठीक है, एक बार इसको समझाता हूं और अच्छे तरीके से। देखिए, अगर आप देखते हैं तो हमारे देश में जो विधायिका होती है, अर्थात कह सकते हैं जो संसद है साथियों, उसकी बात करते हैं, ठीक है। जैसे कि बात करते हैं, एक मिनट, विधायिका की बात करते हैं, तो हमारे देश में अगर आप देखते हैं तो दो तरह की विधायिका है साथियों, ठीक है। कैसे दो तरह की विधायिका, एक तो केंद्र के लिए विधायिका है साथियों, ठीक है, जो कि पूरे देश के लिए होती है, और दूसरी बात करते हैं तो राज्य के लिए भी विधायिका है साथियों। केंद्र की विधायिका की बात करते हैं तो इसे संसद के नाम से जाना जाता है, और राज्य की विधायिका की बात करते हैं तो इसे विधानमंडल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। किसके नाम से जाना जाता है, तो विधानमंडल के नाम से जाना जाता है। और ऐसे में अगर आप देखते हैं तो जैसे क्या है कि पूरे देश के लिए कानून बनाना होगा, पूरे देश के लिए कानून बनाना होगा, तो कौन कानून बनाएगा साथियों, तो संसद बनाएगी। अगर एक तरह से किसी राज्य को कानून बनाना होगा तो वो राज्य अपने विधानमंडल में बनाएगा। जैसे मणिपुर की बात करते हैं, अगर मणिपुर की सरकार की बात करते हैं, उसे कोई कानून बनाना होगा तो मणिपुर विधानमंडल के थ्रू कानून बनाएगी साथियों, ठीक है। अब लेकिन नहीं बना सकती है, अब किसे सौंप दिया गया है, अब अगर आप देखते हैं तो संसद को सौंप दिया गया है मणिपुर के विधानमंडल का कार्य साथियों। यानी कि अब अगर मणिपुर के लिए कोई कानून बनाया जाएगा तो कौन बनाएगी साथियों, तो संसद बनाएगी। इस बात को याद रखिएगा, बस यही मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा था, ठीक है। कि एक तरह से अगर आप देखते हैं तो जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है तो उस राज्य की जो विधानमंडल होती है साथियों, उसकी सारी शक्ति कह सकते हैं वो एक तरह से खत्म हो जाती है या स्टॉप हो जाती है, और उसके जगह पर संसद क्या करती है, उस राज्य के कानून को बनाती है साथियों, ठीक है। तो इस बात को याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं साथियों। तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं
तो कोर्ट की बात करते हैं तो कोर्ट की कार्य प्रणाली में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। जैसे मणिपुर के जो हाई कोर्ट है साथियों, ये अपना अच्छे से काम करेगा, इसमें किसी भी तरह के कोई चेंजेस नहीं आएगा। सिर्फ 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 और सिर्फ दो चीजों पर प्रभाव पड़ेगा, एक तो सरकार की कार्य प्रणाली पर, और दूसरी बात करते हैं साथियों विधानमंडल जिसका काम होता है कानून बनाना, इसकी कार्य प्रणाली पर प्रभाव पड़ता है साथियों। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा। जैसे कि बात करते हैं, मैंने आप लोगों को बता दिया है, राज्य सरकार की सारी पावर किसके हाथ में चली जाती है? सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में। और सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर आप देखते हैं तो स्वयं एक तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट में राष्ट्रपति एक तरह से कार्यपालिका का हेड होता है, वो स्वयं अपनी शक्ति का खुद ना प्रयोग करके राज्यपाल को सौंप देता है, और राज्यपाल क्या करता है? उस राज्य को चलाता है। और जैसे कि मणिपुर के संदर्भ में हम सारी चीजें समझ रहे हैं, तो मणिपुर में अगर आप देखते हैं किसी भी तरह के कोई कानून बनाना होगा तो कौन बनाएगी? हमारे देश की संसद बनाएगी साथियों, इस बात को याद रखिएगा। कोर्ट के काम में कोई दखलंदाजी नहीं होगा। चलिए अब आइए हम समझने का प्रयास करते हैं कि कितनी अवधि तक, मतलब कितने समय तक राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। आइए ये भी जान लेते हैं, क्योंकि ये जानना हमारे लिए बेहद जरूरी है कि आखिर कितने समय तक राष्ट्रपति शासन लागू रह सकता है। देखिए, राष्ट्रपति शासन 2 महीने तक लागू रह सकता है। ठीक है, वैसे तो कभी भी विड्रॉल किया जा सकता है, अगर सिचुएशन सब कुछ ठीक ठाक हो जाती है, वहां पर नए मुख्यमंत्री और नई सरकार सब कुछ ठीक ठाक बन जाती है, तो कभी भी एक तरह से। लेकिन अगर आप देखते हैं तो मिनिमम 2 महीने तक एक तरह से क्या हो सकते हैं साथियों, कि राष्ट्रपति शासन यहाँ लागू रह सकता है। इसकी अवधि बढ़ाने के लिए, इसके खत्म होने से पहले, देखिए जैसे मान लेते हैं कि एक तरह से राष्ट्रपति शासन 2 महीने बाद खत्म होना, जैसे मान लो फरवरी में लगा, फरवरी के बाद फरवरी मार्च लगा रहेगा, अगर मान लेते हैं अप्रैल में एक तरह से खत्म होने वाला है साथियों, तो खत्म होने से पहले ही क्या करना होगा कि एक तरह से अगर आप देखते हैं तो लोकसभा और राज्यसभा की बात करते हैं तो इसमें एक प्रस्ताव रखा जाएगा साथियों, अर्थात अगर आप देखते हैं तो एक प्रपोजल रखा जाएगा कि भैया देखिए हमें क्या करना होगा, राष्ट्रपति शासन को आगे बढ़ाना पड़ेगा मणिपुर में। तो अगर यहाँ पर यदि आप देखते हैं तो दोनों सदनों से जब मंजूरी मिल जाती है साथियों, तो राष्ट्रपति शासन की घोषणा को 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया जाता है। कितने महीने के लिए बढ़ा दिया जाता है? तो 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया जाता है साथियों। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और संसद 6 महीने के विस्तार को आगे चलकर अगर चाहे तो 3 साल तक राष्ट्रपति शासन को बढ़ा सकती है। तो याद रखिएगा, मिनिमम एक तरह से देखा जाए तो 2 महीने तक, और उसके बाद अगर आप देखते हैं तो 6 महीने तक, और अंतिम अगर आप देखते हैं तो लगभग 3 साल तक राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है किसी राज्य में साथियों। अब भारत में देखा जाए तो सबसे पहले कहां पर राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था, ये भी जान लेते हैं। तो भारत में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था साथियों, पंजाब की बात करते हैं, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तो राष्ट्रपति शासन का मतलब हो जाता है प्रेसिडेंट रूल हो जाता है। क्या हो जाता है? तो राष्ट्रपति शासन का मतलब हो जाता है प्रेसिडेंट रूल हो जाता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं साथियों कि अभी तक हमारे देश में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया जा चुका है। तो ऐसे में अगर आप देखते हैं तो 1950 से लेकर अभी तक लगभग 134 बार हमारे देश में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा चुका है साथियों, अलग अलग राज्यों में। ठीक है, तो अभी तक यदि आप देखते हैं तो कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है? 134 बार, कह सकते हैं बहुत ज्यादा बार लागू हो चुका है। जिसमें से सबसे ज्यादा देखा जाए तो मणिपुर और उत्तर प्रदेश में लागू किया गया है साथियों। कम से कम यहां देखा जाए तो 10-10 बार एक तरह से राष्ट्रपति शासन लागू किया जा चुका है। तो याद रखिएगा, अभी तक अगर देखा जाए तो भारत में कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है, सभी राज्यों को मिलाकर 134 बार की बात करते हैं साथियों। और इसी में अगर आप देखते हैं तो सबसे ज्यादा कौन कौन से राज्य हैं जहां पर एक तरह से राष्ट्रपति शासन लागू हुए हैं, तो मणिपुर और उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। अब तो कह सकते हैं मणिपुर में और भी एक बार ज्यादा हो गया साथियों। हालांकि चलो ये तो बात समझिए है। नेक्स्ट बात करते हैं, जम्मू कश्मीर, पंजाब, पांडिचेरी सबसे अधिक समय तक राष्ट्रपति शासन में रहे हैं। वैसे अगर देखा जाए तो सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति शासन जो एक तरह राष्ट्रपति शासन में रहने वाले जो राज्य रहे हैं, एक तो जम्मू कश्मीर है, पंजाब और पांडिचेरी की बात करते हैं। 1950 के बाद से जम्मू कश्मीर ने राष्ट्रपति शासन के तहत 12 साल, अर्थात कह सकते हैं 12 साल से अधिक समय तक बिताया, अर्थात ये कह सकते हैं 4668 दिन तक
जम्मू कश्मीर में अगर आप देखते हैं तो राष्ट्रपति शासन लागू किया जा चुका है साथियों। यानी कि इतने दिनों तक अगर आप देखते हैं तो राष्ट्रपति शासन ये झेला हुआ है। जम्मू कश्मीर की बात करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं वहीं पंजाब में देखा जाए तो 10 सालों तक की बात करते हैं। 10 साल से ज्यादा समय तक एक तरह से यहाँ पर राष्ट्रपति शासन रहा है, अर्थात यह सेंट्रल गवर्नमेंट के नियंत्रण में रहा है। ठीक है, तो ऐसे में अगर आप देखते हैं तो 3878 दिन कह सकते हैं, इतने दिनों तक एक तरह से इसने राष्ट्रपति शासन को झेला है साथियों। तो ऐसे में अगर आप देखते हैं तो आज के न्यूज में हमने जाना कि राष्ट्रपति शासन मणिपुर में क्यों लगाया गया और कितने समय तक लगाया जा सकता है, मतलब कितने समय तक एक तरह से राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है साथियों। और साथ ही साथ हमने जाना कि आखिर वे कौन कौन से कारण रहे हैं जिसकी वजह से हमारे देश मतलब मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू किए गए हैं साथियों। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो जाते जाते एक बार कमेंट करके जरूर जाइएगा और हमें जरूर एक बार सूचना दीजिएगा कि हाँ सर, जो आपने बताया है वो सारी बातें हमें समझ में आई हैं। बाकी की बातें करेंगे हम कुछ अगले वीडियो में, और कल हो सकता है कल या परसों हम जानेंगे महात्मा गांधी जी के बारे में या अन्य जो एक तरह से हमारे देश के लीडर रहे हैं उनके बारे में हम जानेंगे। अब हम एक नया एपिसोड शुरू करने चल रहे हैं देश के लीडरों के बारे में। ठीक है, आखिर वे कौन कौन से नेता हैं, उनके कार्य क्या रहे हैं, और एक तरह से हम ये भी जानेंगे कि उनकी क्या भूमिका रही है इस देश को आगे बढ़ाने में। हम ये जानेंगे कि कौन कौन से वे लोग हैं जिन्होंने इस देश को आगे बढ़ाने का काम किया है और कौन कौन से वे लोग हैं जो इस देश को कहीं ना कहीं पीछे ढकेलने का काम किया है। इनके बारे में भी हम जानेंगे। बस इसी तरह का एक एपिसोड शुरू होने वाला है और इस एपिसोड का आप लोग भरपूर साथ दीजिएगा। निश्चित तौर पर बहुत कुछ जानने मिलेगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों, टेक केयर ऑल ऑफ यू।